बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 7 अप्रैल साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का करम है उसके ख़ातम नबीयीन के सदके कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। और ख़बरों का आगाज़ आज जो है मुस्बत ख़बर जो है वो रशिया का जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ़ लाएं। हाँ जी। और रशिया के साथ जो है वो हमारे बड़े पुराने तल्लुकात हैं। और जब ये USSR होता था तो कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन उसके बाद फिर हमने फिर एक दूसरे को कहा कि अखां दी लाली पई दस दी है जी, रोए तुसी भी यहाँ कोई रोए ऐसी भी हैं, ठीक है। और ख़ास तौर पे जब यूनान को डिफ़ॉल्ट करवा के रशिया के अरब $1 ज़ब्त करने का वेस्ट का प्रोग्राम जो था वो फ्लॉप हुआ, तो फिर रशियंस ने भी अपनी डाइवर्सिटी की और पाकिस्तान के अंदर रशियंस जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पे सामने आए हमारे जी। तो इस सूरत के अंदर उनका जो दौरा है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। उसके इकनॉमिक पहलू भी हैं, वो भी डिस्कस करने चाहिए। हमने एक वीलॉग कर दिया इस हवाले से, वो आप मुलाहिजा कर लें। लेकिन दादाजी जो इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुश्तरका या प्रेस रिलीज जो है वो तो बहुत ठंडी सी है। ताउन करेंगे, ये करेंगे, नहीं, वो जो एजेंडा जारी हुआ है ना, अब देखना है कि 2 रोज़ा दौरा है ना, आज दूसरा दिन है। तो आज जो 2 रोज़ा दौरे के आखिर पे जो स्टेटमेंट जारी होगी असल में वो मैटर करेगी। मुझे ये लगता है कि बुनियादी तौर पे वो अफगानिस्तान वाला मसला जो है वो डिस्कस करने हाजिर हुआ है, क्योंकि तुर्की में इजलास होने जा रहा है ना जी। बेसिकली तो हमने करवाना था। तो अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत ने और तालिबान ने मुश्तरका तौर पे कहा कि हमने यहाँ पे नहीं आना, पाकिस्तान में नहीं आना। हाँ। क्या बात है, क्या बात तो है। फिर हमने तुर्की की मिन्नत तरला की कि तुम करवा दो, कि तू करवा ले तो यार, कतर तू ज्यादा अच्छी मोतबर ऑप्शन बन। थी। हैं? कतर नहीं, वो कतर से बाहर होना था। वो फिर कतर लगता है जैसे आप तालिबान के पास चल के चले गए, अच्छा। तो वो किसी को ये भी तो कबूल नहीं था होगा ना। हाँ, अनाव के भी तो मसले हैं ना, वो भी तो कबूल नहीं होगा। हमाद साहब जो हैं जी, मियाँ अजहर साहब के साहबजादे, हमाद अजहर का लौंडा नहीं कहना भाई, वो नहीं माइंड बैन है इस प्रोग्राम में। हाँ, तो हमाद साहब जो मियाँ अजहर साहब के साहबजादे बहुत ठीक चल रहे हैं। उन्होंने जो पोस्ट की है ना, कल ट्वीट जो की है ना, वो बड़ी कमाल किया और उसके ऊपर बिजनेस रिकॉर्डर ने खबर भी लगा दी। उन्होंने कहा है कि आइंदा साल, आइंदा महीनों में पाकिस्तान की मईशत पीछे पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर रफ्तार से आगे जाएगी। सेफ स्टेटमेंट है, पहले की निस्बत। हाँ अच्छा, सेफ स्टेटमेंट है। आप अंदाजा कर कितना मोहतात है। और ये इसकी ड्यूटी लगी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। जो पिछले पार्लियामेंट का इजलास हुआ है, पार्लियामेंट के इजलास के अंदर वाहिद जो ड्यूटी लगी कि हमने इतना कुछ कर दिया है माशी महाज के ऊपर, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के अल्फाज है, ठीक है। और शेख रशीद जब यार ये स्टेटमेंट दे रहा था, आपने देखा वो कैसे झूल रही थी उसकी आवाज। झूठ में फिर लहजा लड़खड़ा तो जाता है। झूल रही थी, मतलब कि ऐसा झुलापापन जो है वो कब आता है? 8वें 9वें पैक के बाद आता है। अच्छा, ठीक है, पता नहीं पार्लियामेंट के इजलास से निकला था तो नशा किस चीज का चढ़ा हुआ था, ठीक है। वो देख लें जी, वो ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट कर रही है। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी उसको नशर किया है। तो उनके बकौल, और वो जो फैसल जवेद है उसके बकौल, हुकूमत ने मईशत के ऊपर इतनी अचीवमेंट कर ली है आपको जरूरत ही नहीं रह गई कि अवाम को बताने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो डर साडा रगड़ा करना चाहिए। IMF की रिपोर्ट भी आ गई। आप बात मुकम्मल करें जरा, मैं इसको पढ़ता हूँ। तो वो जनाब उसने इंतहाई, उसे तो पता है कि क्या सूरत हाल है, तो उसने कहा कि मोहतात स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की मईशत अब पहले के निस्बत बेहतर रफ्तार से आगे जाएगी। तो ज़ाहिर -4 से उससे बेहतर ही होना है ना, रॉक बॉटम हो गई ना जी, ठीक है, पत्थर चाट लिया ना मछली ने, अब ऊपर ही आना है ना।
तो वो कह रहे हैं, वो बड़े एतमाद, उन्होंने कहा 2.25% पे, इन्होंने फरमाया 4% की स्पीड पे आगे जाएगी। ठीक है, तो आप अंदाज़ा कर लें, दुनिया कह रही है 1.5%, 2.25%, और हमारे वजीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं कि 4%। चलो जी, IMF की रिपोर्ट आ गई जी, आ गई पाकिस्तानी मईशत पर। अच्छा जी, पाकिस्तान में रवा माली साल महंगाई और बेरोजगारी बढ़ेगी, ये कहना है IMF का। अच्छा ठीक हो गया। IMF की रिपोर्ट में जैसा कि दादाजी ने भी कहा कि पाकिस्तान की शरह नमू 1.5% रहने की तवक्को जाहिर की गई है। और हुकूमत ने शरह नमू 2.1% रहने की पेशगोई कर दी, जबकि स्टेट बैंक ने शरह नमू फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं 4% रहेगी। अच्छा, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो माली साल के बाकी महीनों की बात कर रहा होगा ना। अप्रैल में हम बैठे हैं, मई जून में 4% रहेगी, तो ओवरऑल एवरेज जो है वो 2-2.25% पे हो जाएगी। नहीं, IMF ने 1.5% का है, हुकूमत ने 2.1% का है, स्टेट बैंक ने 3% का है, मिनिस्टर ने 4% का है। जिसके पैक जितने ज्यादा है ना, उतने वो नंबर्स बढ़ाता चला जा रहा है। लॉजिकली है ना जरा यार, अब पैगों का दौर गुजर गया यार, अब सूंघने का दौर है यार। हाँ जाहिर, अब हमें नहीं ना पता, जाहिर है पता नहीं कितनी लाइनें खींच गया भाई। इस फील्ड के हम लोग नहीं है असल में। ये लाइनों के भी मसाइल है ना जी। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा सुनिए। हाँ, रवा माली साल उसने शरह नमू की बात की, उसके बाद वो महंगाई पे आता है, और महंगाई के मुतालिक उसने ये कहा कि महंगाई 8.7% रहने का इम्कान है, जबकि हुकूमत ने महंगाई 6.5%, और व्हाट्सएप ग्रुपों में हुकूमत के जो क्या कहना चाहिए ड्यूटी पे लोग हैं वो 5% की बात कर रहे हैं महंगाई के हवाले से। IMF ने रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा 1.5% रहेगा, जबकि हुकूमत ने करंट अकाउंट खसारा 1.6% रहने का अंदाज़ा लगाया है। करंट अकाउंट डेफिसिट पर IMF और हुकूमत मोर और लेस करीब करीब ही हैं, सेम पेज पे हैं। फीफा ने हमारी रुकनियत मुअत्तल कर दी। चले, कर्नल साहब की नौकरी तो कायम है ना। रुकनियत ही नहीं रही तो नौकरी नहीं, कर्नल साहब की नौकरी कायम है ना, रुकनियत CPEC नहीं रहा जी, तो आसिम बाजवे की नौकरी कायम है ना। कायम है। नौकरी कायम रहनी चाहिए, CPEC रहे या ना रहे, फीफा की मेंबरशिप रहे या ना रहे, कर्नल साहब की नौकरी कायम रहनी चाहिए, बस सिंपल इज दैट। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कर्नल साहब साइड पे हो जाओ, बच्चों को फुटबॉल खेल देने होगा, नहीं, ठीक है, तो नहीं तो फिर ना सही। ये होता है कौम के साथ। कर्नल साहब की नौकरी कायम रहनी चाहिए, ठीक है, जो उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिली है। फुटबॉल जाए भाड़ में, 4 पख्तून बच्चे हमारे खेल लेते हैं फुटबॉल, ठीक है, और या वो बलोच बच्चे खेल, ज़्यादातर फुटबॉल जो है वो हमारे पसमानदा सूबों की खेल समझा जाता है, फुटबॉल और वॉलीबॉल, और दोनों का बेड़ा गर्क करके रख। कभी वॉलीबॉल के अंदर एशिया में नाम था हमारा, तेहरान के अंदर जो गेम्स हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड कायम किया था। जिस तरह वो चिड़ी नहीं मारी थी गेंद से, वो चिड़ी भी एक मरी थी ना, फजल महमूद ने बॉल किया, रास्ते में चिड़ी उड़ी जा रही थी, उन बॉल वजह मर गई जी। वो चिड़ी और बॉल अब भी वो म्यूजियम में संभाल के रखा हुआ है। इसी तरह शफी मोहम्मद साहब एक होते थे पाकिस्तान के स्मैशर, ठीक है, वो जो बॉल बना के देते हैं तो फिर डल करके मारता, ठीक है, वो स्मैशर थे। उन्होंने तेहरान में एशियाई गेमों में स्मैश मारी थी और बॉल जमीन में घुस गई थी। आज हम किसी को ये बात बताते हैं बच्चे को, वो कहता बाबा पागल हो गई। नहीं तो जमीन तो दादाजी अगर फर्ज करें चिप्स का फर्ज है, कच्ची, अच्छा कच्ची जमीन कच्ची होती थी ना, इतनी जोर से मार दिया था, इतनी जोर से मारी थी कि जमीन में घुस गई थी बॉल। मतलब जहां लगी होगी वहीं स्टिल हो गई, वहीं पे मतलब कि स्टिल नहीं हुई होगी, उछल गई होगी, लेकिन जमीन में अगर उसने इतना सा गड़ा भी बना दिया यार तो घुस गई ना। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। उसके बाद वैसे भी वो जो थे वो पक्के हो गए, ठीक है, लेकिन क्ले पे जब तक खेला जाता था, वैसे बाय द वे अगर आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हो तो टेनिस है जैसे, वो क्ले की गेम और है, ठीक है, और पक्के फर्श की गेम और है, और चैंपियनशिप जब करवाते हैं तो क्ले कोर्ट उसके अंदर लिखा होता है कि मिट्टी के ये कोई रिकॉर्ड है भला बंदा पूछ, क्या मतलब ये कोई रिकॉर्ड है केड़ा? ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड, नहीं दादाजी याद रखने वाला असल रिकॉर्ड, कोविड के एक पेशेंट पे 25 लाख रुपए का खर्चा, ये रिकॉर्ड है। नहीं ठंडे रिकॉर्ड बता रहे हैं। अगर जमीन में घुसाने का ही रिकॉर्ड है ना, तो इस हुकूमत ने 6.4% के ऊपर ग्रो करते हुए मुल्क को -4 जमीन में धंसा दिया, -0.4 पे घुसा दिया, ये जमीन में घुसा दिया जी, धंसा दिया बल्कि। लेकिन यार वो शफी साहब को याद कर लेना चाहिए
वो हमारे बचपन के चाचू होते थे, इसलिए हमें याद है। ठीक है, चाचा जी चाचा जी चाचा जी, मतलब वो मोहल्ले में जो बुजुर्ग होता है ना, कोई एक बुजुर्ग, अब्बा जी से छोटी उम्र का तो वो चाचा हो गया, अब्बा जी से बड़ा हो गया तो वो ताया हो गया। ठीक है, ये बात है मेरा ख्याल क्या अपना मशरकी पाकिस्तान के अलग होने से पहले की। उस वक्त तेहरान था ना इस रीजन की पावर, और एशियन गेम्स वहां पे होना, और उसके अंदर कितनी यार उस बंदे की चमेट होगी। अच्छा, मैंने उनका हाथ ही देखते थे इतने तो लंबे हाथ थे उनके, खूबसूरत आदमी थे। दादाजी, गुजारिश ये है कि मैं जब रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो मुझे इस बात का यकीन और इत्मीनान था कि मेरे आने से पहले आपने इप्सॉस का सर्वे पढ़ लिया होगा। मैंने उस पर व्लॉग भी कर दिया ना? कर दिया। अच्छा, एक दो जुमलों में बताएं इप्सॉस क्या बाबर क्या? साहब, अब्दुल सत्तार बाबर साहब का एक दफ़ा भेज के मुझे दिल नहीं भरा, फिर मैं दोबारा भेजा है मैं फिर क्या, मिल गया, हौसला रखो। दूसरी दफ़ा जब उन्होंने भेजा है तो फिर मैंने कहा यार बंदा बेचैन है तो व्लॉग तो बनता है, तो व्लॉग चढ़ गया, देखा भी गया, लोगों ने उसे अप्रिशिएट भी कर दिया, बस। अच्छा, ठीक है, इसलिए व्लॉग देख लो जी तुसी, वो उसमें टाइम क्या ज़ाया करना, मतलब मायूसी है। अब क्या करें, मुतमईन कोई नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अंदर गैर मुतमईन लोगों की तादाद जो है वो 90% पहुंच गई है, जो अपने मईशत के हवाले से गैर मुतमईन लोग हैं, अपनी ज़ाती मुआशियात के हवाले से। 10% इसका मतलब है अभी भी मुतमईन है। हाँ, लेकिन यूथी तो तादाद में 6 से लेकिन वो 7% 10 है। नहीं, वो 10% वो हैं जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी। हाँ जी, यूथी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटीज और मुतलकीन। मुतलकी वो लोग हैं। तो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे जो है वो इप्सॉस का माना जाता है। वापस आए यार, एक बात मेरे जहन में आ रही थी, तुमने दरमियान में लुकमा दे दिया, निकल ही गई। ठीक है, मैंने कहा मईशत की बात करनी है, इधर उधर तरीनों शरीनों में नहीं घुस। स्टेट बैंक ओपन मार्केट ऑपरेशन। कितने पैसे उठाए? नहीं उठाए नहीं, इस दफा मनी मार्केट सिस्टम को 87 अरब रुपए 7% शेयर सूद पे फराहम किए 4 रोज के लिए। यार ये पागल आदमी है रजा बाकर, 18% मनी सप्लाई के अंदर भी पैसे सप्लाई करी जा रहा है। 18% मनी सप्लाई इस वक्त 18% मनी सप्लाई है ना बैंक उसके अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो इसमें से तो पैसा निकालना चाहिए ताकि अफराते ज़र कंट्रोल हो। वो और गुस्सा है एवं तो नहीं फिर तबाह हो यार रोमानिया और मिस्र, ये तबाही के एजेंडे पे है। पैसे ज्यादा है ना, लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए तो महंगाई होगी, तो लिहाजा ये मईशत के असूल होते हैं। तो सरकार क्या करती है, वो पैसे निकाल लेती है। लोगों ने कहनी मैंने कर्ज दे दो। जिस तरह माँ बाप अगर कोई मेहमान आए बाहर से और वो बच्चे को पैसे दे जाए, माँ बाप फौरन ले लेते हैं तो कि माँ बाप ने इससे बचाने के लिए कि ये बच्चा इससे तबाही मचाएगा, ये नहीं कि खर्च करेगा। आप खर्च करने के लिए तो माँ बाप रोजाना उसे जेब खर्च देते हैं ना, कि जो अजाफी पैसे आए हैं इससे इसने को उल्टी सीधी चीज खानी है, बीमार हो जाना है, तो 500 तो मेहमान दे के गया है ना, 5,000 रुपये 5,000 रुपया डॉक्टर और दवाइयों पे लग जाना है। तो लिहाजा उसे कहा जाता है कि ये तू दे दे, तू मुझे कर्ज दे दे, उधार हो गया तेरा मेरे पास है जी। तो इसी तरह इकोनॉमी के अंदर जब सरकार देखती है कि लोगों के पास पैसा आ गया, और लोगों के पास पैसा कहां से आया है, कॉटन की फसल उठी, गंदम की फसल उठ रही है, ठीक है, चावल इससे पहले आया है, चावल इससे पहले आया, तो आम लोगों के हाथ में पैसा आया है। चीनी में तो अंधेर नगरी मची ना, ठीक है, तो अब आम लोगों के हाथ में जब पैसा नहीं, किसान के हाथ में पैसा आया ना, गन्ने से पैसा और ट्रेडर भी, आड़ती भी, ठीक है, जब आम लोगों के हाथ में पैसा आया तो उन्होंने स्पेंडिंग करनी है। आप और पैसा मार्केट में डाली जा रहे हैं, जब आम लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, वो डिमांड जनरेट करेंगे तो चीजों की निरख बढ़ जाएंगी, और ऊपर से रमजान खड़ा हो। रज़ा बाकर आप तबाही फेर रहे हैं यार इस मुल्क की मईशत की। हम आपके हर कदम के ऊपर लोगों को आगाह करेंगे कि अब बंदा तबाही फेर रहे हैं। और ऊपर से उसकी बात सुनने वो कहता है शुक्र करो वेनेजुएला नहीं बना दिया मैंने मुल्क का। उसके काम चेक करें दादाजी आप। यार वेनेजुएला इस वक्त दुनिया के मेन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में है, और 3.25 करोड़ की टोटल आबादी है, और पॉवर्टी का रेशियो जो है वो सरकारी तौर पे 60% है, गैर सरकारी तौर पे 80% है। यार जितना वो तेल और सोने के शदीद ज़खायर है। वैसे ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है, जहां पे तेल कसीर तादाद में हो वहां पे सोना भी मिलेगा। अच्छा। सऊदी अरब की मिसाल देख लो, आपको पता है कि सऊदियों ने अभी तक सोने के ज़खायर को हाथ ही नहीं लगाया, वो तेल से खेड़ी जा रहे हैं। वो कहते हैं जब तेल खत्म होगा, 2038 का उनका है कि 2038 में हमारे पास तेल जो है वो खत्म हो जाएगा, तो उस वक्त हम सोने को हाथ लगाएंगे। अच्छा जी, ठीक है,
वैसे कुछ साजिशी थियरियां हैं कि फ्रेंच कंपनी को किसी को ठेका दिया हुआ है, वो खुफिया तौर पे करके लेके जाती है, ख़ासतौर पे मदीना के इलाकों में जो इर्द गिर्द है, वहाँ पे है शायद सोना। नहीं, उस बात पे वापस आए। हाँ, कहता शुक्र करो वेनेजुएला नहीं बना दिया मैंने। अब 3.25 करोड़ की आबादी को वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक हैं, और इस वक्त जो डिस्कवर्ड और मैयर्ड, मतलब डिस्कवरी हुई और बाकायदा मैयर हो चुका है, वो दुनिया के बड़े ज़खायर में वेनेजुएला का शुमार होता है। ठीक है जी। और वेनेजुएला के अंदर फौज से जो भी अफसर रिटायर होता है उसको उस सरकारी कंपनी में लगा दिया जाता है अफसर के तौर पे, जो कि तेल निकालने और एक्सपोर्ट करने का काम करती है। ठीक हो गया। इसके बावजूद भी 3.25 करोड़ लोगों को रोटी फराहम नहीं कर रहा, तो कितने की नालायक गवर्नमेंट होगी जी। होगो चावेज के बाद अब उसका भाई बर्ड से इक़्तिदार है, तो वो कितने के नालायक लोग होंगे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी लोग भूखे मार रहे हैं। दुनिया की शदीद तरीन गुर्बत है वहां पे। ठीक है, और अफरात ज़र जो है वो 65 से 85% तक है, और माजी में 800% पे भी रही है, 800% पे भी रही है अफरात ज़र। वो जो रिटायर अफसरान जो ऑयल मार्केटिंग की वाहिद कंपनी के अंदर हैं, बस वही खुशहाल है उस मुआशरे के अंदर, और बहुत सारे लोग उन्होंने भर्ती किए हुए, लाखों में लोग जो हैं, और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी लॉस में। अच्छा, वो भी लॉस में है। अच्छा, अपने वाले भी वैसे कर यही रहे हैं, खुद खुशहाल है, उनकी चलाई फौजी गई। फर्टिलाइजर लॉस में है। नहीं, फौजी फर्टिलाइजर का दादाजी प्रॉफिट बहुत अच्छा है। प्रॉफिट है, लेकिन वो बराबर करके सोते हैं रात को। आज सुबह मैंने दादाजी ग्रुप में लिखा है उसकी अर्निंग 12 रुपए से उठ के 24 रुपए पे चली गई है। सर जी, एशिया तो बहुत है जी। डीएपी की बोरी भी जो है वो 800 से उठ के 3000 पे चली गई डीएपी की है। 2800 से उठ के 4800 पे चली गई है। अच्छा, आप यूरिया की बात कर रहे हैं, यूरिया भी 1200 थी, 800 नहीं थी। दादाजी एक और रिकॉर्ड बन गया। पब्लिक डेट, हाँ, पाकिस्तान की 73 साल तारीख में पब्लिक डेट ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया। कितनी खबर दी थी? दादाजी ये खबर बी रिकॉर्डर की खबर है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है एजेंसी की खबर नीचे रिजवान रिजवान पट्टी की खबर। दादाजी डाटा चेक करें, माह फरवरी में जो पब्लिक डेट है, यानी कि जो सरकार का कर्ज है बाहर से अंदर से लिया हुआ, 36.6 ट्रिलियन यानी 36,600 अरब का हिस्सा भी क्रॉस कर गया है। ये सरकार का कर्ज है। यार कल मैंने एक बड़ी ट्वीट मजेदार देखी जी। कि हुकूमत की आला पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की कर्जा जो है वो सिर्फ 115 अरब डॉलर हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पे नहीं है, ये वाली बात अहम नहीं है। ये ट्वीट किसने की थी? किसने बताइए? 200 अरब डॉलर आएगी या लप उठाएगी, नहीं तो ट्वीट की हुई थी। मैं क्या मामा तू अपने 200 अरब डॉलर तक काटना पहले नहीं, असी उसमें से 116 अरब डॉलर देते हैं, 115 अरब डॉलर वापस करते हैं, बाकी वहां पे लुटा देते हैं। उसे ये नहीं पता भाग गया। 93 अरब डॉलर पे तो उन्हें हुकूमत मिली थी। 115 अरब इसको छोड़ना, कर कौन रहा है वो? तू 200 अरब डॉलर से काटना अपने। एक अजीब किस्म की मस्खराई हुकूमत लगी हुई है यार, आपके हंसने का इंतजाम करती रहती है। जुगत आई दादाजी, जुगत समात फरमाए। इरशाद। सवालों के जवाब, टेलीफोन कॉल्स के जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर ने फहाशी के मौजू पे गुफ्तगू की और उसे लिबास से जोड़ा। दादाजी मैंने सारी वीडियोस निकाल के देखी, मुराद सईद का लिबास तो कहीं पर भी जो है वो भड़कीला नहीं है। अच्छा चलो बकवास बंद करें। तो मैंने एक वीलॉग कर दिया जी, वो आप मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। ये टॉपिक हम बड़े बड़े होते हैं ना, तो उसने पूरा प्रोग्राम ले जाना होता है, हम निकाल देते हैं इसमें से। यार ये खबर बड़ी अहम है और ये डिस्कस होनी चाहिए थी। ज़हीर अब्बासी साहब और खबर कितनी बड़ी है कि 2 रिपोर्टरों ने मिलकर इसका बोझ उठाया। अच्छा, ठीक है, ज़हीर अब्बासी और ताहिर अमीन। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये वक्त आ गया है कि IMF से एक और पैकेज लिया जाए। एक और पैकेज लिया जाए। और उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की तीसरी वेव के बाद खौफनाक सूरत हाल बन गई है। ठीक है, तो इसके लिए IMF को चाहिए कि हमें एक और पैकेज दे। ठीक है,
ये भला उन्होंने कहा कब है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, उसने पाकिस्तान की नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। उस इजरा के मौके पे वजीर आजम साहब ने कहा है। ठीक है, आप फिर अब याद करें ना, वक्तन फवक्तन वो क्या कहते रहते हैं, वक्तन फवक्तन वो ये कहते रहते हैं कि तरक्की याफ्ता दुनिया जो है वो तरक्की पजीर ममालिक का कर्जा माफ कर दे। हाँ, G20 की भी खबर आ रही ठीक है, वक्तन फवक्तन वो इस तरह की बातें करते रहते हैं ना। हाँ जी। तो ये उन्हीं में से एक बात है, बड़ी खौफनाक बात है, और इससे पाकिस्तान के इकोनॉमिक सेंटीमेंट जो हैं, सेंटीमेंट की बात कर रहा हूँ, इम्प्रेशन की बात कर रहा हूँ, वो मजीद तबाह बर्बाद होने का खतरा है इस वक्त। इसलिए मार्केट को रोजाना चपेड़ा पड़ती हैं। मार्केट नीचे जा रही है। जी जी, 412 पॉइंट जो है वो आज भी नीचे है। दादाजी, लेकिन एक गुजारिश है, उन पे तनकीद करने वाले जनाब इमरान खान पे तनकीद हम तनकीद तो नहीं करते, जो भी करता है हम तनकीद नहीं करते, वल्लाह हम तनकीद नहीं करते वजीर आजम इमरान खान के ऊपर, बल्कि वो जो हरकतें पथवाते हैं, वो जो टपूसियां लगाते हैं उल्टी सीधी, हम सिर्फ अवाम को बता रहे होते हैं कि यार ये इन्हें सीधी टपूसी लगाई जाए, इन्हें उल्टी टपूसी लगाई जाए। ये इनकी इस बोंगी का मतलब ये है और इस बोंगी का पस मंजर ये है। हम तो सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर होते हैं। हम तो डाटा की बात करते हैं ना। तनकीद तो उस पर की जाती है ना कि जो अब उस तनकीद से कुछ सीख के या उसे फीडबैक समझ के अपने अमाल में बेहतरी करे। तनकीद वहां पे होती है, यहां पे तनकीद नहीं होती। हम सिर्फ आवाम को एजुकेट करने के लिए हाजिर होते हैं कि भाईजान ये जो बात कही है इसका ये मतलब है। तनकीद उसी आप पे करो। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो भी तनकीद ये बहुत खौफनाक खबर है। तनकीद करें वो अहमक है। उसने कहा कि हम वजीर आजम IMF से बात करने जा रहे। किसने कहा? इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने कहा है कि हम IMF से बात करने जा रहे हैं इस हवाले से, क्योंकि जो है हमें एहसास प्रोग्राम रिवाइव करना। मैं दोनों हत्था ना आगे बाल नहीं है, यानी IMF से हमने एहसास प्रोग्राम वो मेगा प्रोजेक्ट्स मुल्क चलाने के लिए। नहीं यार, IMF से एहसास प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता। खैरात के गिरदे सारी सोच घूम रही है कि माफ कर दें, कर्जा दे दें। दुखी कर दिया यार इस बंदे को। अभी तक इकॉनमी की समझ नहीं आई, अभी तक इसको ABC का पता नहीं चला। सीखने की उम्र से निकल गया, अब आएगी भी नहीं। टाइम खत्म हो गया प्रोग्राम का। अच्छा, हाँ जी, वाइंड अप कीजिए। ठीक, दुखी कर दिया यार। चलो इसी दुख के ऊपर मतलब देखें, हम रिपोर्टर हैं। मुझे याद है मैंने जब मनी मार्केट की रिपोर्टिंग शुरू की तो महीने 1.5 महीने के बाद मुझे मनी मार्केट की टर्मिनोलॉजी याद हो गई। ठीक है, मैंने ओपन मार्केट या कर्ब साइड मार्केट जिसे कहते हैं उसकी रिपोर्टिंग शुरू की तो हफ्ता लगा मुझे उसकी टर्मिनोलॉजी याद करने में। टर्मिनोलॉजी याद करने का फ़ायदा ये होता है, या सीखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप मुतलका बंदे से बात करते हैं ना, हाँ भा, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाईजान, क्योंकि उनकी जुबान जो है ना, वो जो लोग काम कर रहे हैं ज़्यादातर हमारे मेमन भाई उसके अंदर होते हैं। तो हाँ भा, मार्केट क्या बोलती है? ठीक है, उसने कहना मंदी है? किस में मंदी है? अरे भाई मतलब उसके लिए खास टर्मिनोलॉजी से भूल गया हूँ अब यार, 30 साल पहले की बातें हैं। उसने मतलब उसमें बता देना डॉलर में या पाउंड स्टर्लिंग में किस में मंदी है, क्यों मंदी है। ठीक है, वो कुछ कराची से माल डला है, यानी कराची में किसी साहब ने ओपन मार्केट में बहुत सारे डॉलर या पाउंड बेचे हैं जिसके बाद वहां पे रेट गिर गया है। ठीक है, तो डिमांड कोई नहीं आई, डिमांड खड़ी है? नहीं, डिमांड नहीं खड़ी, इसलिए ये दोनों नीचे हैं और ओपन ओवरऑल ये उस 2 या 3 फिक्रों के तबादला ख्याल के बाद अब 4 पैरे की खबर घट देते थे, उसके अंदर 5 पैरे की। वो भी मुतमईन हो जाता था कि इसने मेरा टाइम ज़ाया नहीं किया, कारोबार के अंदर मुझे फ़ोन कर देता है रोज़ाना। ठीक है, मुश्किल से 20 सेकंड के अंदर एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो गया। और फिर हमने उस एक से तो बात नहीं करनी होती थी, हमने कोई 4 जगह और भी फ़ोन करना होता था, और फ़ोन करने के बाद फिर उसका ये खबर देनी होती थी। तो बंदा महीने, हफ्ते, 15 दिन नहीं तो हद महीने के अंदर वहां की मार्केट की टर्मिनोलॉजी सीख जाता है। यह ऐसे 2.5 साल हो गए, 2.25 साल हो चले हैं, ये अभी तक बेसिक ही नहीं सीख सका यार। चले, आज के लिए इतना ही। दुख हुआ आखिरी खबर पढ़ के। कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।